एयरपोर्ट के उस शोर शराबे वाले कोने में जहां मशीनों की गूंज थी, अनन्या और आर्यन एक दूसरे के सामने खड़े थे। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर आर्यन की आंखों में सिर्फ एक खालीपन। अनन्या ने पास पड़ी एक बेंच की ओर इशारा किया, बैठो आर्यन। आर्यन हिचकिचाया, अपनी मैली वर्दी को देखा और फिर धीरे से बैठ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था अनन्या। तुम अब एक बहुत बड़ी अफसर हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि एक सफाई कर्मचारी से। चुप रहो, अनन्या ने उसे बीच में ही टोक दिया। लोग क्या कहेंगे, इसी डर ने तो हमें बर्बाद कर दिया। तुम यहां इस हाल में कैसे पहुंचे? तुम्हारी वो नौकरी, वो घर। आर्यन ने एक ठंडी आह भरी और बाहर उड़ते जहाज़ों को देखने लगा। तलाक के बाद सब कुछ बिखरता गया अनन्या। माँ की बीमारी में घर बिक गया, फिर डिप्रेशन ने मुझे घेर लिया। हाथ से काम गया तो लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। जिस समाज के डर से तुमने मुझसे दूरी बनाई थी, उसी समाज ने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। पिछले 2 साल से यहाँ हूँ, कोई पहचानता नहीं, बस काम करता हूँ और रात को एक छोटी सी कोठरी में सो जाता हूँ। अनन्या का कलेजा मुंह को आ गया। उसे याद आया कि जब वो ट्रेनिंग पर थी तो आर्यन उसे हिम्मत देने के लिए अपनी बचत के पैसे भेजता था, और जब वो सफल हुई तो उसने आर्यन की बेरोजगारी को उसका अहंकार समझ लिया था। अनन्या ने अपना हाथ आर्यन के कांपते हाथों पर रखा। मुझे माफ कर दो आर्यन, मैं अपनी सफलता की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तुम्हारा गिरता हुआ आत्मविश्वास नहीं दिखा। मैंने तुम्हें सहारा देने के बजाय तुम्हारा साथ छोड़ दिया। आर्यन की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके फटे। अगले कुछ घंटे अनन्या के जीवन के सबसे कठिन घंटे थे। उसने वहीं बैठकर फैसला कर लिया था। उसने आर्यन से कहा, तुम अब यहां एक पल भी नहीं रुकोगे, चलो मेरे साथ। कहां? आर्यन ने चौंक कर पूछा। तुम्हारे सरकारी बंगले पर, एक चपरासी बनकर? नहीं अनन्या, मेरा आत्मसम्मान अभी पूरी तरह मरा नहीं है। अनन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, चपरासी बनकर नहीं आर्यन, एक दोस्त बनकर। तुम्हें याद है तुम्हें पेंटिंग का कितना शौक था? तुमने मेरे लिए अपनी कला छोड़ दी थी। अब मैं तुम्हें वो मंच दूंगी जो तुमने खो दिया। मैं तुम्हें भीख नहीं दे रही, मैं अपना कर्ज उतार रही हूं। अनन्या ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की और तुरंत आर्यन का इस्तीफा दिलवाया। वो उसे लेकर अपने साथ अपने शहर के बाहर बने एक छोटे से फार्म हाउस पर ले गई, जहां शांति थी। उसने आर्यन के लिए रंग, कैनवस और एक नई जिंदगी का इंतजाम किया। शुरुआत के दिन कठिन थे। आर्यन को खुद पर यकीन नहीं था, पर अनन्या हर शाम दफ्तर से लौटकर उसके साथ बैठती, उसे पुरानी बातें याद दिलाती। धीरे धीरे आर्यन के हाथों की कंपकपाहट बंद हुई और कैनवस पर रंग उतरने लगे। 6 महीने बाद दिल्ली की एक बड़ी आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी लगी। पेंटिंग्स के नीचे कलाकार का नाम लिखा था, आर्यन। प्रदर्शनी की सबसे मुख्य पेंटिंग एक धुंधले एयरपोर्ट की थी, जहां एक औरत हाथ बढ़ा रही थी और एक आदमी फर्श से उठ रहा था। उस पेंटिंग का नाम था दूसरा मौका। मीडिया ने अनन्या से पूछा, मैडम आपने इस गुमनाम कलाकार को कैसे खोजा? अनन्या ने मुस्कुराकर आर्यन की ओर देखा, जो अब साफ सुथरे कपड़ों में एक नई चमक के साथ खड़ा था। अनन्या ने कहा, मैंने इसे खोजा नहीं, मैंने इसे पहचाना। कभी कभी हम सफलता की दौड़ में अपनों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा अधिकारी वही है जो न केवल फाइलें सुलझाए बल्कि टूटी हुई जिंदगियों को भी जोड़ सके। नया साल फिर आया। इस बार भी अमौसी एयरपोर्ट पर धुंध थी, लेकिन अनन्या अकेली नहीं थी। वो और आर्यन साथ खड़े थे, एक नई उड़ान भरने के लिए। इस बार हाथ में बोर्डिंग पास नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ था। जिंदगी ने दिखा दिया था कि शून्य से शिखर तक का सफर अकेले तय किया जा सकता है, पर शिखर पर टिके रहने के लिए किसी अपने का साथ होना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो आप कृपया इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल संजय बाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं? आप बताएं, हमें खुशी मिलती है। दोस्तों, आगे से मैं ये कहानी एक ही भागों में प्रस्तुत करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो था। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी अपलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।